नमस्कार है, वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूअर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस ठंडी सी सुबह में। जी हाँ, सुबह का जो तापमान, जब आज सुबह मैं उठी तो मैंने देखा 4 डिग्री सेल्सियस था। आप सोच ले कितनी ज़्यादा ठंड है। लेकिन कहते हैं ना कि इतनी ठंड में आपको काम पर निकलने के लिए या कोई भी काम करने के लिए काफ़ी हिम्मत जुटानी होती है। जब दफ्तर के लिए मैं आ रही थी तो मैंने रास्ते में देखा जो सफाई कर्मी है वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, वो सड़कें बहार रहे थे। धुंध है, कुहासा है, बावजूद इसके वो अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें ना हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में कभी कभार हमें इंस्पायर करती हैं, जैसा कि आज मेरे साथ हुआ। तो चलिए इसी खूबसूरत सी सुबह के साथ, इसी वाक़या के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं, जिसका हमें इंतज़ार होता है कि आज हम आपकी मुलाकात किससे करवा रहे हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद है। उनसे हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस विषय पर अमूमन बातचीत कम होती है, लोगों को जानकारी का अभाव है कि किस प्रकार अगर आप इस समस्या से ग्रसित हैं तो किस प्रकार से आप उसका निदान पा सके। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आप हैं डॉक्टर निधि सिंह। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मगध महिला में, और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप एक महिला हैं। बहुत सारी जवाबदेही है आपके कंधों पर, बावजूद इसके आप अपने प्रोफेशन में बहुत कुछ बेहतर कर रही हैं और लोगों के लिए बेहतर करने का प्रयास कर रही हैं। डॉक्टर निधि, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सुबह हमारे कार्यक्रम बिहार में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, ये जानना चाहूँगी आपसे, आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोरोग विशेषज्ञ हैं। मनुष्य अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है तो फिज़िकली जब हम अनफिट होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें बहुत सारे टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं जिसके बिना पे ये तय हो पाता है कि हमें बीमारी क्या है या ये व्यक्ति बीमार है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर मानसिक अवसाद से ग्रस्त है, मनोरोग का शिकार है, उसको ये तय कर पाना कैसे कर पाती हैं आप? ये कैसे परख पाती हैं कि वो मेंटली इल है? सबसे पहले कि फ़िज़िकल इलनेस में और मेंटल इलनेस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं और बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। अगर आम जनता को पहचानना हो कि क्या वो साइन एंड सिम्टम्स हैं, कौन से वो लक्षण हैं जिससे कि हम पहचान सकते हैं, ये निर्धारित कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी मानसिक समस्या से उसको जूझना पड़ रहा है, तो उसके लिए कुछ चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। आम लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो किसी भी इंडिविजुअल के थॉट्स पैटर्न पे ध्यान दें, यानी कि किसी इंसान के थिंकिंग में क्या चल रहा है। जैसे कि अगर कोई इंसान बहुत क्रिटिकल हो रहा है, बहुत अपने बारे में नकारात्मक सोच रख रहा है, या किसी किस्म की एहसास कमतरी से वो अगर ग्रस्त है, या अपनी सेल्फ वर्थ को लेकर के उसको दिक्कत आ रही है, या मेमोरी डिस्टर्बेंस हो रही है, यानी कि चीज़ें वो भूलने लगा है, फॉरगेटफुलनेस हो गई है, या फिर वो चीज़ों पे कम फोकस कर पा रहा है, उसकी अटेंशन कंसंट्रेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो रही है, या पहले वो जितना बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते थे अपने वर्क लाइफ में, अपने सोशल डोमेन में, अब वो उतना नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई होम मेकर है तो वो अपने घर के दायित्वों का, जिम्मेदारियों का ठीक से वहन नहीं कर पा रहा है। अगर वो कोई स्टूडेंट है, अगर वो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस या उसकी जो स्कूल की जो परफॉर्मेंस है अगर उसमें गिरावट आ रही है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लक्षण हो सकता है। उसी तरीके से दूसरा एक महत्वपूर्ण जो इसका हिस्सा है वो ये है कि फीलिंग पैटर्न्स में, यानी जो भावनात्मक स्तर है उस पर काफ़ी जो है उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे मूड स्विंग्स हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन हो सकता है, दुख की भावना हो सकती है, अपराध बोध से ग्रस्त हो सकता है, गिल्ट, अपैथी हो सकती है कि मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मेरे आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं, मेरे आसपास के लोग किस समस्याओं से ग्रस्त हैं, मेरे जो लव्ड वंस हैं उनके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं। तो एक अपैथी की भी फीलिंग हो सकती है बहुत बार। इसके अलावा हम इसका पता इस तरीके से लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति के जो उसका जो व्यवहार है, जो बिहेवियर, उसमें बहुत सारे चेंजेस हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, या किसी भी व्यक्ति से तुरंत क्लोज़ हो जाना, या तुरंत उसके साथ मनमुटाव कर लेना, ये चीज़ें भी देखने को हमें मिल सकती हैं। तो अगर बिहेवियर में कोई भी बहुत मार्क्ड चेंज दिख रहा है कि ये पर्सन ऐसा नहीं था, अभी ये ऐसा, मतलब काफ़ी इसमें बदलाव आ गया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइन हो सकता है। उसके अलावा कुछ फिज़िकल चेंजेस भी हो सकते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग ये जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो रहा है, या फिर मेंटल इलनेस की शुरुआत हो रही है, मेंटल इलनेस हो रही है। जैसे कि अनएक्सप्लेन्ड हेडेक का होना, कि हेडेक का रीज़न आपको नहीं पता चल रहा है लेकिन बहुत सर में दर्द हो रहा है, या फिर बॉडी में जो है अलग अलग जगहों पे पेन
हो रहा है या फटीग बहुत ज़्यादा लग रहा है, नींद और भूख के जो पैटर्न्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव है कि या तो आपने बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है, बिंज ईटिंग करना शुरू कर दिया है, या फिर आपने खाना बिल्कुल भी छोड़ दिया है। उसी तरीके से स्लीप आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप बहुत सो रहे हैं या बिल्कुल भी आपकी नींद उड़ चुकी है। और बच्चों में खास करके जो है वो बेड वेटिंग यानी कि बिस्तर गीला करना नींद में, और नेल बाइटिंग भी हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि कोई भी इंसान अगर मानसिक समस्याओं से अगर जूझ रहा है तो अवसाद की आपने बात की, तो अवसाद मानसिक बीमारियों में से एक बीमारी है। उसमें खास करके अगर हम देखें तो उसमें उदासी, अकेलापन, अकेले रहना, सोशल आइसोलेशन कि हम सामाजिक रूप से अपने आप को अलग कर लेते हैं, हमें कुछ करने का मन नहीं होता है। जो चीज़ें हमें अच्छी लगती थी पहले, जैसे अगर मान लीजिए कि आपको पहले टीवी देखना बहुत अच्छा लगता था, डांस करना अच्छा लगता था, गार्डनिंग करना अच्छा लगता था, तो उन चीज़ों से आपका मन उठता चला जा रहा है, या गिल्ट की फीलिंग हो रही है, या वर्थलेसनेस कि मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरी कोई अहमियत नहीं है, इस तरीके की फीलिंग्स का होना, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आम तौर पर। तो ये कुछ मोटे तरीके हैं जिससे कि आम लोग जो है वो पहचान सकते हैं कि हमारे भीतर या हमारे आसपास के लोगों में ये प्रॉब्लम हो रही है। और एज एन एक्सपर्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो कुछ खास किस्म की इंटरव्यूइंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें कुछ टेस्ट भी बहुत बार हो सकते हैं ताकि वो मिलती जुलती मानसिक जो समस्याएं हैं उनके बीच में फ़र्क कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आम लोगों के लिए ज़रूरी हो सकती हैं। कुछ ऐसे बेसिक सिम्टम्स हैं जो आप जैसे एक्सपर्ट्स हैं आप इन्हें परख पाते हैं इस बिना पे। अगर ये जानना चाहूँ डॉक्टर निधि कि अभी के जो हालात हैं पिछले 2 वर्षों से हम सभी देख रहे हैं, हम सभी सफ़र कर रहे हैं, और ऐसे में जो मानसिक रोग से मानसिक रोग से संबंधित समस्या है वो, या मानसिक अवसाद जिसे हम कह सकते हैं, वो ऐसी समस्याएं ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, ज़्यादा ऐसी परेशानियां सामने आ रही हैं। तो ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगी, क्या करें, ख़ुद को कैसे हम फिट रखें? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि पिछले 2 सालों से थोड़ा ज़्यादा ही कह लें इसको, कि जब से ये पैंडमिक की शुरुआत हुई है, कोरोना की शुरुआत हुई है, तो जो मानसिक समस्याएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और उसके रीज़न्स हम सब जान रहे हैं कि उसके फिनेंशियल इकोनॉमिक रीज़न्स हैं, अंडरपिनिंग्स हैं, सोशल कल्चरल लेवल पे बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, और एक बहुत नया ग्रुप जो मानसिक समस्याओं से बहुत ज़्यादा लेवल पे जूझ रहा है वो है बच्चों का। ऑनलाइन क्लासेस और ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स, जो टेक्निकल गैजेट्स जो उनके हाथ में मिला है, उसकी वजह से साइबर बुलिंग और उसकी वजह से जो इंटरनेट एडिक्शन जो है, सोशल मीडिया एडिक्शन जो है, ये नई किस्म की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रही हैं। तो प्रभावित सभी हुए हैं, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, महिलाएं हैं, सारी कैटेगरीज जो हैं वो सभी लोग कहीं ना कहीं अलग अलग स्तर पर, अलग अलग लेवल पे प्रभावित हुए हैं। और अगर कुछ सलाह देना हो, कुछ टिप्स देना हो, तो सबसे पहले ये कि जिस तरीके से फ़िज़िकल हेल्थ और फिज़िकल इम्यूनिटी का ध्यान रखना इस पैंडेमिक में बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है और लगातार इसकी बात हो रही है, उसी तरीके से हम अपनी साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्यूनिटी का ध्यान रखें। जैसे बैंक में हम पैसे जमा करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने साइकोलॉजिकल जो कैपिटल है, यानी कि हमारे जो इमोशंस को रेगुलेट करने की कैपेसिटी है, हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की कैपेसिटी है, टाइम को मैनेज करने की, अपने रिश्तों को मैनेज करने की, और जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस है या किसी के पास कोई स्पेशल स्किल्स है, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और एक नए सिरे से ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी हमें जो है व्हेन वी नो वी आर एम्पावर्ड ऑलरेडी, तो जब हमें पता होता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो हम उन पे ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। तो मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करें, जानें समझें उसके बारे में, तभी आप जो है इसका ध्यान रख सकते हैं। अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखने की कोशिश करें, अपने रूटीन को स्ट्रक्चर्ड रखें, अपने डेली शेड्यूल को, जो कि सोने का, उठने का, इस पूरे ऑनलाइन और वर्क फ्रॉम होम वाले सेटअप में जो है बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई हैं। तो कमो बेस जो है अपने रूटीन को स्ट्रक्चर्ड रखने की कोशिश करें ताकि आपकी दिनचर्या जो है एक निर्बाध रूप से चलती रहे। कुछ अपने रूटीन में जो है आप फिज़िकल एक्टिविटी को ज़रूर शामिल करें, और सामाजिक स्तर पे लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल लेके एक तरफ पड़े हुए हैं और आप अपने आसपास के लोगों से और अपने जो आपके लव्ड वंस हैं, जिनके पास आप अपने स्ट्रेस के समय में जाते हैं, आप उनको इग्नोर ना करें। और
ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं बेसिक तौर। डॉक्टर निधि, आपका एक बार फिर से स्वागत। थैंक यू। हमने कुछ विषयों पर बात की कि किस प्रकार से हम ये पहचानें कि ये व्यक्ति मेंटल इलनेस का शिकार है, या फिर हम और क्या करें जिससे हम अपने हैबिट्स में चेंजेस ला करके हम इस पर थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। एक और बात कि हर आयु वर्ग की जो मनस्थिति होती है, उनका मेंटल स्टेट ऑफ जो होता है वो डिफरेंट होता है। बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, यूथ हों, पुरुष हों, महिला हों, सभी का डिफरेंट एक मनस्थिति डिफरेंट होती है। तो ऐसे में आप क्या पाती हैं, किस आयु वर्ग में ये जो मेंटल प्रेशर है या मनोरोग की शिकायत है वो ज़्यादा पाई जाती हैं? वस्तुतः हर एज की समस्याएं अलग अलग हैं, और मानसिक जो समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक एज ग्रुप में हमको देखने को मिलेंगी या किसी एक क्लास या कैटेगरी में या एक जेंडर में देखने को मिलेंगी। अक्रॉस एजेस, अक्रॉस जनरेशन और अक्रॉस डेवलपमेंटल स्टेजेस हम लोग इनको पाते हैं। लेकिन अगर कहें कि सबसे ज़्यादा रिस्क में कौन है, तो वो 15 से 35 साल के जो आयु के हैं, और उसमें भी खास करके जो है 15 से 25 आयु वर्ग के जो लोग हैं वो ज़्यादा रिस्क में हैं। वजह जो है वो बहुत हद तक डेवलपमेंटल भी है, जेनेटिक भी है, क्योंकि वो विकास हो रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंजेस हो रहे होते हैं, और इनका जो है अपने वातावरण के साथ जो समायोजन है वो किस किस्म का हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के ये एज ग्रुप जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल होती है। और अगर हम बात करें 25 के बाद की, तो मोस्टली जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, एक तरीके से जो है वो कंसोलिडेटेड हो जाता है। तो उसके बाद भी देखने को चीज़ें मिलती हैं, लेकिन थोड़ी कम जो है वो देखने को मिलती है। तो ये एज ग्रुप जो है एक ऐसा एज ग्रुप है जिसपे कि अगर हम इन्वेस्ट करें इसके मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के लिए, सेंसिटाइजेशन के लिए, तो बहुत ही यूज़फुल होगा। दूसरा, ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एज है, इसके ऊपर 2 जनरेशन का भार है अगर एक तरीके से देखें तो, या फिर ये कनेक्टिंग लिंक है 2 जनरेशन के बीच की। तो अगर इस एज ग्रुप को हम लोग अगर सेव कर लेते हैं तो ये एक अच्छा सोशल कैपिटल क्रिएट करने में भी हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। एक बात आपसे और जानना चाहूँगी कि महिलाएं स्वभाव से ज़्यादा भावुक होती हैं पुरुषों की तुलना में, लेकिन पुरुषों के साथ ये होता है कि वो अपनी फीलिंग्स अमूमन किसी के साथ शेयर नहीं करते, वो खुद के अंदर ही रखते हैं। तो ऐसे में आप क्या पाती हैं, कौन ज़्यादा मनोरोग का शिकार हो पाता है, या किन के साथ ये समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती है आपके अनुभव के अनुसार? बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पुरुष जो है अमूमन अपनी भावनाओं को बहुत कम शेयर करते हैं, क्योंकि एक तरीके का एक प्रेशर उनके ऊपर होता है कि दे हैव टू बी इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन ऑल द टाइम, कि उन्हें ही सब चीज़ें मैनेज करनी है, और उन्हें अब सभी के सामने जो है अपना एक रूप ऐसा प्रदर्शित करना है जहाँ पे कि वो सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और उनके पास रोने के लिए या फिर अपनी दिक्कतों को शेयर करने के लिए कोई स्पेस नहीं है। अगर हम डेटा की बात करें तो आत्महत्या के अगर हम मामले को खास करके देखें तो इसमें जो है वो पुरुषों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 3 गुनी लगभग ज़्यादा है महिलाओं से। तो पुरुषों में आत्महत्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और इस तरीके से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि पुरुष जो है वो ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं। उसी तरीके से इंटीमेट पार्टनर वायलेंस जो है, हमें ये लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार जो है सिर्फ महिलाएं होती हैं, लेकिन हर 4 में से 1 पुरुष जो है वो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस का शिकार है। उसी तरीके से जो है हम बाकी अगर इलनेसेस को भी देखें तो उसमें हम पाएंगे कि काफ़ी जो है ये जो डेटा है वो काफ़ी भयावह है, चिंताजनक है, जहाँ पे पुरुष जो है वो काफ़ी मानसिक समस्याओं से जूझते हैं, और वो ट्रीटमेंट को अप्रोच भी नहीं कर पाते हैं। इन जनरल भी अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन में 10% लोग जो हैं वो ऐसे हैं जिनको कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत है मानसिक समस्याओं के लिए। उसमें से भी या फिर मोटे तौर पर अगर कहें तो 4 में से 1 परिवार जो है इस तरीके की समस्या से जूझ रहा है, और उसमें से भी लगभग सिर्फ 1/3 लोग ही जो है वो ट्रीटमेंट के लिए पहुंच पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि पुरुष जो है अपनी मानसिक समस्याओं को लेकर के आएँ, बात करें, ट्रेन प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, और उन समस्याओं का जो है वो इलाज कराएं, ताकि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बेहतर हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है एक कल्चर के तौर पे अगर हम लोग कहें, थोड़ा हम लोग जेंडर स्क्यूड हैं, कि जहाँ पे महिलाओं की जिम्मेदारी कुछ खास किस्म की है, पुरुषों की अलग किस्म की है, तो थोड़ा जेंडर स्क्यूड है, तो ये बेहतर होगा कि वो आगे आएँ और ट्रीटमेंट में पार्टिसिपेट करें, खुल के बात करें और अपनी लाइफ को और बेहतर करें।
बिल्कुल समस्या सबसे बड़ी ये है कि लोग ये समझ ही नहीं पाते कि वो मेंटल इलनेस भी है, और मेंटल इलनेस जैसी चीज़ को हमारा समाज कंसिडर ही नहीं करता है, बहुत हद तक कंसिडर ही नहीं करता कि ऐसी कोई समस्या है। तो ये सबसे सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कंसीडर से ज़्यादा कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी, एक सभ्य समाज के तौर पे हम सबकी भी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग इन चीज़ों को डीस्टिग्मेटाइज करें, क्योंकि एक तरह की शर्मिंदगी, एक तरीके की हेजिटेशन हम लोगों ने अटैच कर दिया है इसके साथ कि नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं हम, या अगर ये इस तरीके की चीज़ें हैं तो बहुत सारे लोग झाड़ फूक पे यकीन करते हैं, बहुत सारे लोग इसको बिल्कुल डिनाई करते हैं कि नहीं, ये चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं। कि अगर जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ कि अगर मैं आज कहूँ कि मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो शायद सभी दवाइयाँ सजेस्ट करेंगे या सभी बोलेंगे कि फलाने डॉक्टर के पास जाओ, ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरा मन बहुत दुखी है, तो पहला रिस्पॉन्स क्या आएगा? इट्स ओके, होता है ऐसा, सभी को ऐसा फील होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये जो डिनायल है या जो ये नॉन एक्सेप्टेंस है कि हम ये नहीं पूछते हैं रुक के कि अच्छा बताओ क्या बात है, क्या इस पे बात की जा सकती है, क्या इसमें और मदद की ज़रूरत है। तो हेल्प सीक करना, हेल्प देना और हेल्प लेना, ये तीनों चीज़ें एज अ सोसाइटी शायद हम लोग लैक कर रहे हैं, और इस पे हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात आपने कही। बिल्कुल एज अ सोसाइटी हम लैक कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश भी नहीं करते, हम जहमत भी नहीं उठाते कि हमारे आसपास जो लोग हैं, बाकी को छोड़ दे, जो हमारे साथ लोग रह रहे हैं उनके साथ क्या गुजर रहा है, उनके ऊपर क्या गुजर रही है, वो भी जानने की कोशिश नहीं करते। और हमें यही जानने की कोशिश करनी है, बीइंग अ पेरेंट या बीइंग आप अगर उनके वेल विशर है, उनके साथ रह रहे हैं, तो हमें अपने आसपास के लोगों के साथ ये ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि उनके साथ क्या चल रहा है। और ये हम नोटिस कर सकते हैं, ये चीज़ें अगर आप थोड़ी, मुझे लगता है कि ध्यान दें तो हम इसे नोटिस में ला सकते हैं। डॉक्टर, एक चीज़ और है कि सबसे ज़्यादा जो इसका इम्पैक्ट जो देखने को मिलता है, जो एक भयावह है, बहुत ही चिंताजनक है ये, कि जब कोई व्यक्ति मनोरोग ग्रसित है, मानसिक विकार से ग्रसित है, तो एक बहुत बड़ी समस्या है, जो मनोवैज्ञानिक समस्या है डॉक्टर्स के लिए भी, सुसाइड। वो सबसे पहला अटेम्प्ट उसके दिमाग में आता है कि अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। ये कौन सा फेज़ होता है, क्या कुछ आप बता सकें, जिस हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो देख रहे हैं, तो समझ पाए, अगर उनके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो मनोरोग से या मानसिक विकार से ग्रसित है और ऐसा कुछ वो सोचने की कदम उठा रहा है, कैसे उसे बचा पाएंगे? सबसे पहले कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सुसाइड जो है एक मॉरल इशू नहीं है, या जस्ट एक कोई इंसान बहुत कमज़ोर है इसलिए उस इंसान ने ऐसा कदम उठाया है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। ये जो बायोलॉजिकल साइकेट्री के जो रिसर्चर्स हैं, ये बिल्कुल उनकी वजह से हम लोग ये जान चुके हैं कि किसी भी सुसाइड के पीछे जो है वजह जो है वो डिप्रेशन होती है। उस डिप्रेशन के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब मुख्य जो वजह है सुसाइड की अगर हम कहें तो वो अवसाद है, डिप्रेशन है। इसके अलावा एडिक्शन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पहलू बन जाता है कि नशे में आके किसी ने इम्पल्स में कोई जो है वो अटेम्प्ट जो है उसमें ले लिया। इसके अलावा कुछ सीवियर किस्म के जो है वो मेंटल इलनेसेस हैं, जिसमें कि किसी व्यक्ति का अपने दिमाग पर उतना कंट्रोल नहीं रहता है, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसको पता नहीं होता। बहुत सीवियर मेंटल इलनेस की मैं बात कर रही हूँ, साइकोटिक इलनेसेस की मैं बात कर रही हूँ, एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, उसमें ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बहुत क्रोध में इम्पल्सिविटी अगर किसी की पर्सनालिटी में बहुत हाई है, वो लोग ऐसा कर सकते हैं। बहुत बार जिनकी पर्सनालिटी में सेंसेशन सीकिंग ट्रेट्स अगर हैं, तो हम में से शायद बहुत सारे लोग ने सुना होगा कि कुछ लोग जो है बहुत अलग अलग किस्म के तरीके अपनाते हैं अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए, और उसमें बाय एक्सीडेंट जो है इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुसाइड जो है वो डिप्रेशन के साथ लिंक्ड है, इसमें वो इंसान की कमज़ोरी नहीं है। और अब अगर हम जान गए हैं कि डिप्रेशन इसका रीज़न है, तो ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है। और एक और बात जो हम लोग जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि सुसाइड इज़ मोस्टली प्रिवेंटेबल, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके कुछ वार्निंग साइंस होते हैं अगर हम उन पहलुओं पे ध्यान दें कि अगर अचानक से किसी व्यक्ति के व्यवहार में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है, या फिर अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति है और उसने अचानक से अपना विल लिखना शुरू कर दिया है, या किसी ने अगर कोई गीत गाता है, कविताएं करता है, लिखता है, और उसमें अचानक से आपको बार बार वो थीम आ रहे हैं, मृत्यु के जो है वो या शोक के अवसाद के अगर थीम आ रहे हैं, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। इस तरीके से थोड़ा समय यहाँ पर कम है इसलिए बहुत विस्तार से शायद ना बात हो सके, लेकिन इसके कुछ वार्निंग साइन होते हैं जिसको कि अगर हम जाने तो हम अपने आसपास होने वाले बहुत से
सारे सुसाइड को की रोकथाम कर सकते हैं, क्योंकि एक इम्पल्स की वो विंडो होती है, अगर वो समय वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स को अगर हमने मैनेज कर लिया तो इसको हम रोक सकते हैं। अदरवाइज हम सभी को पता है कि एवरी 40 सेकेंड वन लाइफ इज लॉस्ट ड्यू टू सुसाइड। तो लगभग जो है 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है वो हर साल जो है शिकार हो रहे हैं इसका। आपने अभी बातचीत के दरमियान एडिक्शन का जिक्र किया और मैं जानना चाहूँगी जो व्यक्ति एडिक्टेड होते हैं, एक एडिक्शन की आपने बात की अगर वो अल्कोहलिक है या किसी और प्रकार का सेवन करते हैं जिसका एडिक्शन, और एक आपने जैसे इंटरनेट एडिक्शन की बात की या किसी प्रकार की और दूसरे किस्म की जो हैबिट्स होती हैं, जैसे बहुत सारे होते हैं कि उन्हें हैंड वॉश करना है तो कई बार करना है, कपड़े बदलने हैं कई बार बदलने, कुछ ऐसे भी एडिक्शंस लोगों में आते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं, ऐसे जो रोगी हैं, उनका ट्रीटमेंट किस प्रकार से संभव है? जो सब्सटेंस एडिक्शन है जिसमें कि हम बोलचाल की भाषा में गांजा, भांग, अफीम, हेरोइन, चरस, ओपियोइड्स या अल्कोहल की जिसकी आपने बात की, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो बायोलॉजिकल मोड से, यानी कि इसमें दवाओं की भी भूमिका होती है काफ़ी हद तक, और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें कि हम मोटिवेशनल इन्हांसमेंट थेरेपी उसको बोलते हैं हम लोग, इसकी मदद से करते हैं, ताकि किसी भी इंसान जो है वो एक जो ब्रेन में सर्किट बना हुआ है, उसकी जो बायोलॉजिकल जो सिस्टम एक क्रिएट हो गया है जहाँ पे बहुत क्रेविंग है, रिलैप्स हो रही है बार बार, तो उन चीज़ों को मैनेज किया जा सके। उसके अलावा जो साइको एडुकेशन है उसकी भी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका है, जिसमें कि हम फैमिली को और उस इंडिविजुअल को उस पूरे प्रोसेस से अवगत कराते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके हम उन लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। तो इसके माध्यम से, यानी कि दवाओं के थ्रू और जो मनोवैज्ञानिक जो तरीके हैं, यानी कि साइकोथेरेपीज जो हैं, काउंसलिंग जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं, उन दोनों की बहुत ज़्यादा भूमिका है और उसी तरीके से जो है उनका ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर निधि, अभी आपसे ये जानना चाहा कि जो वर्ष 2016 में मेंटल हेल्थ केयर बिल जो लोकसभा में प्रस्तावित हुआ, उसके बारे में क्या जानकारी आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? तो जो पुराना मेंटल हेल्थ केयर बिल था हमारा, उसको रिप्लेस करके जो नया आया है, उसमें आम दर्शकों की जानकारी के लिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि उसमें एक तो ट्रीटमेंट विद डिग्निटी जो है उसको बहुत एम्फसाइज किया गया। दूसरा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की भूमिका और जवाबदेही इसमें तय की गई, और उसी का परिणाम है कि जितने स्टेट्स हैं उसमें एक एपिक्स मेंटल हेल्थ बॉडी या इंस्टीट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। बिहार में भी कोइलवर में हमें पता है कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। इसके अलावा एक और बड़ी बात जो दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है वो ये है कि सुसाइड को, आत्महत्या को डीक्रिमिनलाइज किया गया है, यानी कि इट्स नो लॉन्गर अ क्रिमिनल ऑफेंस। मतलब अब ये अपराध की श्रेणी में नहीं है। अगर कोई आत्महत्या करता है, किसी के घर में इस तरीके की दुर्घटना होती है, तो पुलिस या जो लीगल जो आप को सारे चक्कर पढ़ते थे, वो सारी चीज़ें ना पढ़ के बल्कि आपको हेल्प अवेलेबल करवाई जाएगी, मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाएंगी। ये सारी जिम्मेदारियां जो है उसमें तय हुई हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो मुझे नहीं लगता कि आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज करने वाली बात। डॉक्टर, हम सब ये बात कहते हैं और जानते हैं कि हमारे आहार का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो मेंटली हम फिट रहें तो क्या इसका भी, अगर हमारा आहार फिट है, अगर हम जो डाइट ले रहे हैं, तो इसका प्रभाव भी दिखता है हमारी मेंटल फिटनेस पे? बिल्कुल दिखता है, और ख़ास करके अगर विटामिन डी अगर की बात करें, हम विटामिन डी रिच फूड की अगर हम बात करें, अगर हम खा रहे हैं और सन बात अगर ले रहे हैं, तो इसका जो है डिप्रेशन पे, मूड सिम्टम्स पे बहुत असर पड़ता है। दूसरा, एक बहुत प्रूवन और इस्टेब्लिश्ड जो है वो रिसर्चेस जो है वो ये कहती हैं कि माइंड और बॉडी जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जो है वो रिलेटेड हैं। उनका जो इंटर रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा है, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो हमारे माइंड का और हमारी बॉडी का दोनों का जो इंटरेक्शन है, यानी कि जो साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी के डेवलपमेंट में इनकी भूमिका है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्वस्थ मन की शुरुआत स्वस्थ शरीर से होती है, और स्वस्थ शरीर के डेवलपमेंट में जो है वो भोजन, एक्सरसाइज जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो बिल्कुल हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक और बात ये जानना चाहूँगी आपसे, कह सकते हैं कि एक समस्या ही है कि हम साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कतराते हैं। कितना असरकारी होता है उनसे जाना और उनसे कंसल्ट करना? बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और इसका बहुत बड़ा जो रीज़न है वो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन है कि हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। ये जो फियर ऑफ नेगेटिव इवैल्यूएशन है या फियर ऑफ
ये सोचना कि मैं वल्नरेबल हो जाऊंगा, मैं दूसरे के सामने एक्सपोज हो जाऊंगा, वो दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा। और बहुत बार हम बातें भी बनाते हैं कि देखो ना फलाने को ये सारी चीज़ें हो गई हैं, अगर अवेयरनेस नहीं है तो। और बहुत बार जो हमारे ऑफिस की जो वर्क पॉलिसीज़ होती हैं वो इस तरीके की नहीं होती हैं कि हम वहाँ पे रिपोर्ट कर सकें कि लुक आई हैव टू विजिट अ साइकाट्रिस्ट, तो इस वजह से मैं मेडिकल लीव ले रहा हूँ या लीव्स ले रहा हूँ, या फिर मेरे साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशंस हैं तो क्या मुझे लीव्स मिल सकती हैं। तो आमतौर पे ये सारी चीज़ें जो है कई बार मजाक का हिस्सा बन जाती हैं और इसी वजह से जो स्टिग्मा है वो और ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है, तो लोग कतराते हैं। लेकिन हम सभी को पता है कि अगर प्रॉब्लम है तो उसकी सोल्यूशन हमें खोजनी है। और अगर कोई इलनेस है तो जिस तरीके से शरीर में आपको दिक्कत होती है आप डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, आपको डेंगू होता है, मलेरिया होता है, आपकी हड्डियां टूटती हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ घरेलू उपचार शुरू में आप करते हैं बट आपके कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं चीज़ें तो आप जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी मेंटली अगर आप फिट नहीं हैं, आपको बेहतर नहीं महसूस हो रहा है, आप अपने वर्क पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी सोशल लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और ट्रेन्ड और प्रोफेशनल लोगों से हेल्प लेनी चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं ना हम लोग कि नीम हकीम खतरे जान, या मतलब इस तरीके की चीज़ों पे ना जाएं। तो आप सही जगह जाएं, सही एक्सपर्ट को कांटेक्ट करें और उनकी सलाह मानें, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इनफैक्ट दैट इज़ द ओनली एंड द राइट वे ऑफ डूइंग दिस। एक और सबसे अंत में आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम खुद को इस मेंटल इलनेस से या मानसिक अवसाद से कोई व्यक्ति खुद को कैसे बचाए, क्या करे वो? सबसे पहले सेल्फ प्रिजर्वेशन जो है, अपने आप को बचाने के लिए अपने आप पे हमें फोकस जो है वो रखना होगा। यानी सेल्फ को लेकर के बहुत क्रिटिकल ना हो। हम सभी में बहुत सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं और हम अपनी अच्छाइयों को बढ़ाएं और बुराइयों को कम करने की कोशिश करें। हम फीडबैक लें और फीडबैक को हेल्दी तरीके से लें, कंस्ट्रक्टिवली लें। हम अपने आसपास एक स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट नेटवर्क इकट्ठा करें, जहाँ पे जब भी क्राइसिस सिचुएशन हो हम उन लोगों को अप्रोच कर सकें। वो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके टीचर हो सकते हैं। और अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो प्रोफेशनल हेल्प लें, जो आपका सोशल सपोर्ट है। उसके अलावा जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक स्ट्रक्चर दें अपने रूटीन को, अपने पूरे दिन के समय को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि आपने सुबह उठे और आपने मोबाइल चलाना शुरू किया और आप दिन के अंत तक आप वही काम कर रहे हैं और ये मतलब जो भी है फ्लो में आप बहे चले जा रहे हैं। आपका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अपनी लाइफ का कोई गोल नहीं है, पर्पस नहीं है, कोई मीनिंग आपने अटैच करके नहीं रखी हुई है। तो इन चीज़ों पे फोकस करें। इसके अलावा आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के साथ साथ आप अपनी वर्क लाइफ जो बैलेंस आपकी पर्सनल लाइफ है उसको बैलेंस करने की कोशिश करें और इसमें इमोशन रेगुलेशन जो स्किल्स हैं उसको सीखें, आप लाइफ स्किल्स को सीखें, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करें। जैसे आप जॉब पे जाते हैं तो आप लगातार अपने आप को अपडेट करते हैं कि आपने अगर MS एक्सेल सीख लिया तो आप उसके बाद जो नेक्स्ट जो है सॉफ्टवेयर आप उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप अपनी लाइफ में, साइकोलॉजिकल लाइफ में अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं तो उसके बाद फिर आप उसको अपडेट करते रहिए। और वर्क और लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए आप अपनी हॉबीज़ पे भी ध्यान दे सकते हैं। आप अपनी लाइफ में एंटरटेनमेंट के लिए भी जगह रखिए। तो ये कुछ बहुत मोटी बहुत छोटी सी दिखने वाली चीज़ें हैं बट स्मॉल लिटिल जो स्टेप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमारे स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ को बनाते हैं और उसको प्रिजर्व करने में हमारी मदद करते हैं। डॉक्टर निधि, अगर ये सवाल आपसे करूँ कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना, ये आइडिया या फिर ये आपके दिमाग में ये थॉट ये कब आया आपके भीतर, कब आपने सोचा कि आपको ये करना है? साइकोलॉजी पढ़ना मुझे शुरू से था, ये मुझे पता था कि मुझे साइकोलॉजी पढ़ना है, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है ये उतना क्लियर नहीं था। लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने मुझे शायद बहुत सेंसिटिव बनाया अपने आप को लेकर के, अपने आसपास की चीज़ों को लेकर के। और मुझे लगा मुझे भी जो है वो लगा कि मैं ये काम कर सकती हूँ। और मुझे मेरे कुछ ऐसे टीचर्स मिले, मेंटर्स मिले जिन्होंने मुझे ये फील करवाया कि लुक यू हैव एवरीथिंग विच अ साइकोलॉजिस्ट शुड हैव एंड दिस कैन बी अ गुड मैच ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड द प्रोफेशन। तो उसके बाद फिर रेस्ट इज हमें पता है। बिल्कुल। और ख़ुद को आप मेंटली फिट रखने के लिए आपके क्या टिप्स हैं, कुछ आप बताना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? खुद को आप कैसे फिट रखती हैं? वेरी पर्सनल क्वेश्चन बट देन वन थिंग दैट वर्क्स वेरी वेल मेरे लिए जो चीज़ें काम करती हैं वो है शेयरिंग।
तो अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करना। बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है जब भी कोई चीज़ मुझे ट्रबल कर रही है तो मैं शेयर करती हूँ चीज़ों को। मैं फीडबैक बहुत लेती हूँ कि, और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई चीज़ मुझे बुरी लग रही है तो इसके कितने और अप्रोचेस हो सकते हैं। तो जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव टेकिंग एक्सरसाइज जो है वो मैं अपने साथ बहुत करती हूँ, एंड दैट वर्क्स वेरी वेल फॉर कीपिंग माई मेंटल हेल्थ इंटैक्ट। और इसके साथ आई यूजुअली ट्राई टू गिव स्ट्रक्चर टू माई रूटीन, ताकि जो है लाइफ में एक पर्पस बना रहे। और दूसरों की हेल्प करना और दूसरों की मदद करना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो एक तरीके से मेरी हीलिंग में मेरे लिए भी बहुत थेरेप्यूटिक है। तो ये चीज़ें मेरे लिए काम करती हूँ। मैं श्योर नहीं हूँ कि बाकियों के लिए उतना काम करेंगी कि नहीं। खुद को आप सकारात्मक दिशा में खुद को आप एंगेज रखें और लोगों से बात करें, जिससे भी आपको लगता है कि जो आपके विश्वसनीय लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, आप उनसे खुलकर बात करें। डॉक्टर, आप कार्यक्रम में आए, आपने इतनी सारी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ शेयर की, अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए, अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।